देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिलाखिर पाकिस्तानी कौम पर रहम आ गया और इस अफलासज़दा कौम को पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया कि मेरे बस में होता तो कल मैं एक आम तातील का ऐलान करता और आवाम से कहता कि कल यौम निजात मनाएं। पीटीआई का दिमाग और हुकूमती अरस्तू जिन्हें इमरान खान साहब ने इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करके पेश किया था कि जैसे इस वक्त रूए जमीन पर सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल अगर कोई पैदा हुआ है तो वो असद उमर है, बाकी सब गधे हैं। सूरत-ए-हाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है परवरदिगार ने ऐसा कुछ सूरत-ए-हाल ने पलटी खाई कि मामलात बिल्कुल उथल पुथल हो गए। असद उमर साहब की हालत अहवाल पर खिराज तहसीन जरूर पेश करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ऑन अ लाइटर नोट दो मोन्टाजेस तैयार। जब असद उमर साहब काबीना में तशरीफ लाए थे, उनकी रोजी का बंदोबस्त हुआ था, उस वक्त वो क्या महसूस कर रहे होंगे जरा मुलाहिजा कीजिए। लेकिन जी वक्त बड़ा जालिम है, वक्त की मार अगर किसी को पड़ जाए तो फिर उसका हाल भी वही होता है जो असद उमर या अल्ताफ हुसैन का हुआ। अल्ताफ हुसैन जितना बुरा हाल असद उमर का तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ वो एक गाने की सूरत में पेश खिदमत है। मुलाहिजा कीजिए। आखिरी कर लो नजारा फिर चले जाना, तमाशा खत्म हो जाए हमारा फिर चले जाना, फिर चले जाना। इसके साथ वो एक वजीर जिनका सबसे ज्यादा हमने ख्याल रखा है इन्वर्टेड कॉमास में अपने प्रोग्राम में, उनकी सलाहियतों की कई बार हमने बलाई ली हैं, वो हैं वजीर तनाज़ात फवाद चौधरी साहब। कैश पे इन्होंने हमेशा तनाज़ात हुकूमत के लिए मोल लिए और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो सर ने उड़ाए सूरत हाल का मुकाबला करती दिखाई दी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ज़राए ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब का कलमदान तब्दील करके उन्हें फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगाया। यह है उनके सही जायज मुकाम, क्योंकि पाकिस्तान में उनसे बड़ा साइंसदान कोई पैदा नहीं हुआ। फौजी हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या इमरान खान की, आप उनसे बड़ा साइंसदान जरा मुलाहिजा कीजिए, वो हर हुकूमत में अनमोल रतन की तरह जाकर के और सीधे ठग से काबीना में बैठे नजर आते हैं और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो जवाब देती नजर आती है। साथ ही साथ फेडरल मिनिस्टर जो हैं, अल्लाह आपको नेकी दे, क्या नाम है भाई, गुलाम सरवर साहब, इनसे वजारत पेट्रोलियम का बोझ हल्का करके और इन्हें वजारत हवाबाजी दी गई है। ये मेरे ख्याल है ये भी इनका जायज़ मुकाम है, क्योंकि हवाबाजी की वजारत जो है वो ऐसे ही किसी शख्स की तमन्नाई थी कि जो महज हवाई फायरिंग करके पाकिस्तानी अवाम के गमों को दूर करता रहे। साथ ही साथ सुना यह है कि आमिर कियानी, जिनके क्रेडिट पर अद्वियात की बहुत ज़्यादा जो कीमतें बढ़ गई थी और मुबैना तौर पर इसमें बहुत सारी बातें आ रही थी, मुझे नहीं पता कि सच है कि नहीं है, कि अद्वियात की कीमतें मिली भगत के जरिए बढ़ाई गई और उस पर बहरहाल एक बात तो तय है कि आमिर कियानी साहब ने दीदा दानिस्ता या शायद अनजाने में पसोपेश से कार्रवाई में पसोपेश से काम लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को बड़ा एक नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वो दवा जो मेरे ख्याल है चंद रुपयों की थी, वो कई सौ रुपयों में फरोख्त होती रही और वजीर मौसूफ का वो बयान जिस पर दिल जल गया, उन्होंने फरमाया इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद हम इसका जरूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। हम अपने प्रोग्राम में इसका तस्करा कर चुके हैं। सुना यह है कि इनकी विकेट भी ले ली गई है, लेकिन उससे ज्यादा जो मामला संगीन हुआ है, रावी कह रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा है या नहीं है, जरा ये सब कोट कर रहे हैं कि आजम स्वाति साहब एक मरतबा फिर उनके रोजगार का बंदोबस्त फरमाया गया है और उन्हें जो है वो वजारत पार्लिमानी उमूर जो है वो दे दी गई है। अल्लाह रहम करे अब पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट का क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक बड़े मेरे जो फेवरेट हैं वो हैं क्या नाम है भाई इनका, फैसल द ग्रेट वावडा। हाँ, इनकी कोई खबर नहीं आ रही, फैसल वावडा की कोई खबर नहीं आ रही। अब पता नहीं इनके नामा अमाल में कौन सी नेकी लिखी है या वही इनका अरबपति होना यहाँ पे भी इनको इनकी विकेट को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर जाएगा। कुछ इसी तरह के मौज़ूआत हैं, लेकिन उससे भी पहले टाइम मैगजीन ने पाकिस्तानी सियासत की इस अहम मोड़ पर कि जब कल इमरान खान साहब शायद कुछ मजीद विकेटें लेंगे, तब्दीली वज़रा पर ये 24 घंटे भारी भी हैं, टाइम मैगजीन ने एक संगीन मजाक किया है।
अपने तौर पर उन्होंने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में शामिल, लेकिन मैं अब ये पढ़ करके उस वक्त से हंस रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वज़ीर आज़म है, अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए परवरदिगार, के जो मुतअद्दिद मरतबा ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम होने का शिकवा कर चुका, और ये मेरा ही वज़ीर आज़म है कि जो अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखता। टाइम मैगजीन वाले भी पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तज़किरतन आपसे बताता चलूं, सोशल मीडिया पर बड़ा खैर मकदम किया जा रहा है असद उमर साहब के दाग़े मफारकत दे जाने को। कुछ दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता चलूं। लिखा है 8 माह में 4 बजट पेश करने वाले, 3489 अरब का नया कर्जा लेकर 2500 अरब का खसारा छोड़कर स्टॉक मार्केट को बर्बाद करने वाले, तरक्की की शरह को 6 से 3 पर पहुंचाकर मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा महंगाई करवाने वाले, डॉलर को 144 पर पहुंचाकर पेट्रोलियम मसनूआत को 100 और 120 पर पहुंचाकर IMF से कर्जे का मुआहदा करके पाकिस्तान को माशी तौर पर कंगाल करने वाले अरस्तु मुस्ताफी। दूसरा बयान, दूसरा एक छोटा सा स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन आप उस तरफ, उसकी संगीनी की तरफ तवज्जो दिए। क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, दिल पे मत ले कोई भी। जनरल उमर बांग्लादेश बनाकर चला गया और बेटा असद उमर कंगलादेश। फिर एक और हजरत ने लिखा है कि असद उमर अगर चाहता तो कॉरपोरेट सेक्टर में लाखों रुपए पर मुलाजमत इख्तियार करता, लेकिन उसने पाकिस्तान के करोड़ों गरीबों की बद्दुआ लेने का ऑप्शन चुना। पता नहीं लोग भी क्या क्या लिख देते हैं। बहरहाल हम आते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा कमल शोजब साहिबा, ताल्लुक़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी फरमाएंगी, और मोहतरम निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। कमल शोजब साहिबा जब भी हमारे प्रोग्राम में आती हैं वक्त की कमी का शिकवा ज़रूर होता है, लेकिन मैडम प्रोटोकॉल है, उसको नॉर्म्स को फॉलो तो करना पड़ेगा। जितना बड़ा इंट्रो उतना बड़ा जवाब नहीं हो सकता। मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि पहले सवाल का जवाब आप देने की कोशिश फरमाएं। मैडम, अरस्तू के दाग़े मफारकत दे जाने पर प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर साहब का जाना पाकिस्तानी कौम के लिए किस हद तक एक खुशकुन इत्तला है, क्या फरमाएंगी आप? नूरुल आज़मीन, बड़े अफसोस के साथ मैं थोड़ा प्रोटेस्ट करूंगी। मुझे आपके अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त इस वक्त जो है ना अजियत दी है। दाग़े मफारकत अल्लाह ना करे, अल्लाह मियां उनको नहीं, काबीना से हमें उनकी पॉलिसी से देखें। फिर भी उससे पहले आपने उनके वालिद साहब पे टारगेट किया, मुझे बातें ठीक नहीं लग रही हैं और मैं इस पर प्रोटेस्ट करूंगी। आपको उनकी पॉलिसी से एतराज़ हो सकता है, परफॉर्मेंस से हो सकता है, लेकिन इस तरह की बातचीत करना मैं नहीं समझती कि कोई मुनासिब बात है। और अब आपने इतना लंबा इंट्रो अपनी मर्जी का दे ही दिया है कि मेरे बोलने की तो कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। तो सारा ही आज अपोजिशन का शो लग रहा है। मेरे ख्याल में मैं खामोश ही रहूं तो बेहतर है। आपने एक ओपिनियन क्रिएट करना था, कर दिया। मेरे ख्याल में पहले अपोजिशन के जो मेरे बाकी नहीं मैडम, करंट अफेयर शो में तो यही होता है कि पहले रावी जो है वो एक समा बांधता है, कुछ थोड़ी सी तमहीद होती है, वो गाना थोड़ी गाता है। और जो मैंने किया तो आपको क्यों इतना वो हो रहा है? आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, या आप ये बता दीजिए कि असद उमर साहब का जाना हमारे लिए कोई नेक फील हो रहा है प्रोग्राम में। नहीं, अब आपने जो एक ओपिनियन बनानी है बना ली है। मुझे अब ये फोरम न्यूट्रल नहीं लग रहा है, तो मैं क्या बात करूं? देखिए ना, एंकर का काम होता है कि जो पिक्चर है उसको उसी तरीके से क्रिएट करें। अब आप अपना काम बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल में आप अपोजिशन से पहले बात कर लें, मैं देखती हूँ। तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी कई भी बातों को थोड़ा हजम कर लूँ और फिर वापस आपसे बात का जवाब दूँ। राइट मैम। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, मैडम आज का जो दिन है आप उसे किस हवाले से देखती हैं? असद उमर साहब के जाने से पाकिस्तानी कौम का किस हद तक भला होने के इम्कानात हैं? और रावियान रिवायत जो बता रहे हैं कि ये है वो असल तब्दीली जो लाने वाले लाना चाहते थे, वो तो सिर्फ प्रोमो था जिस पर तब्दीली वाले जो है वो ढिंडोरा पीट रहे थे। असल तब्दीली का जो है वो अब हम उसकी तरफ जाएंगे, क्या कहेंगी मैडम? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मईशत में साल के 8 से 9 महीने बहुत अहम होते हैं, और जितना इन 8-9 महीनों में नुकसान पहुंचा है वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पाकिस्तानी नोट इतना बेकदर नहीं हुआ। 40वां भी हुआ उसका और सब हुआ, और कभी भी महंगाई 7 साल में इतनी ऊंचे दर्जे पे नहीं गई। और इन चंद महीनों में जितना अंदरूनी और बैरूनी कर्जा बढ़ा उसकी कोई हद नहीं। और अब जो IMF से जो कुछ हुआ है हमें नहीं मालूम कि इसमें जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं
मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इकनॉमिक्स पे, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में 18-19 के बाद 19 और 20 में भी बहुत महंगाई होगी, और अगर कुछ इक़दाम अच्छे ले लिए तो 21 बेहतर हो सकता है। अब मैं दूसरी बात करना चाहूँगी, मैं समझती हूँ कि इस रद्दोबदल के बाद दो बातें हमारे सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले ये बात वाज़ेह थी कि इमरान साहब कहते थे कि ये हमारा वज़ीर ख़ज़ाना होगा, और अपने आप वो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर थे। तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वज़ीर ख़ज़ाना इनके ओपनिंग बैट्समैन 0 पे आउट हो गए, डक लेके गए। और दूसरी बात जो है वो मुझे ये कहनी है कि अगर आप इनके लोगों की गुफ्तगू सुने 5 से 6 दिन या 2 हफ्ते की, तो उसमें चाहे फैसल वाजवा हो या वाउडा साहब हो या वज़ीर इत्तलात जो थे, जिनके पास अपनी हुकूमत की पॉलिसी की कोई इत्तला नहीं थी, सिर्फ ये थी कि इत्तला ये देनी है कि वो क्या क्या ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं अपोजिशन के लोगों के लिए, उनकी तरफ से। और जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें हमें ये नज़र आ रहा था कि लोगों को पीटीआई के इस पर बहुत एतराज़ है कि पीटीआई में नॉन इलेक्टेड की इंटरफेरेंस पीएम हाउस से लेकर पंजाब और मुख्तलिफ जगहों पे बहुत है। और अब जो ये तब्दीली आई है, मैं समझती हूँ कि इससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि असद उमर की जगह भी मुशीर आए हैं, इलेक्टेड नहीं आए, इनकी जगह भी आपके मैडम शैला रज़ा साहबा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब के पास जाऊं और उसके बाद फिर कोशिश करूंगा कि एक मरतबा फिर दोबारा कमल शोजब साहबा का रुख करें, इससे पहले कि ब्रेक हमारा मुंह देखे। निसार चीमा साहब, सर असद उमर साहब गए और मुशाहिदुल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि असद उमर जैसा काबिल आदमी कुछ न कर सका तो मांगे तांगे के लोग क्या कर लेंगे। असद उमर साहब पर ये जो तोहमत उन्होंने लगाई है, इस बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगे? काबिल आदमी अगर वो थे तो फिर डिलीवर करके जाते, यूं बीच मंझधार में तहरीक इंसाफ की नैया को खेवैया छोड़ करके मुस्कुरा गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी ऐसा है नूरुल्लाह अरफीन साहब कि असद उमर साहब बिलाशुबा पीटीआई की इस टीम के दिमाग थे, सबसे काबिल फ़र्द थे, और सबसे काबिल फ़र्द का अगर ये हाल है तो बाकी टीम का अंदाज़ा कर लें। देखें बात यह है कि कमल बड़ी यंग एज के बावजूद बड़ी मैच्योर, बड़ी सुलझी पॉलिटिशियन है। अभी उन्होंने फरमाया कि आपकी बातें हज़म करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। बात यह है कि हम तो 8 महीने से प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर साहब के जो फ़लसफ़े, उनकी पॉलिसीज़, उनके क्या क्या जो है जो कुछ हज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो शेर याद आ रहा था कि ऐ शम्मा तुझ पे रात ये बारी है जिस तरह, हमने तो सारी उम्र गुजारी है इस तरह। हम तो ये देखें, बात ये है कि ये जो है एक सबसे काबिल इनका फ़र्ज जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स इसे मैं कहूँ, अगर उसका ये हाल है वो जो है वो गया तो वो सारा ये रेत का घरौंदा है। इसका ये है कि इसके ढह जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। और सच्ची बात ये है कि ये इसको, इस हुकूमत को, इस इक़्तिदार के इस दौर को याद रखा जाएगा कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का नालायक तरीन टोला था और इनका ये बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल थी इनका दौर। सर ज़रा थोड़ा सा तामुल फरमाइएगा क्योंकि मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। मैं मोहतरमा कमल शोजब साहिबा के पास जाना चाह रहा हूँ। मैडम ये मुझे बताइएगा, असद उमर साहब के हवाले से जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, अब मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, आप अगर इस बारे में कुछ कहना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मईशत के हालात जिसमें असद उमर या पूरी टीम आई है वो बताने बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, जो इस मुल्क के हालात थे और जो हमें मिला है विरसे में इन दोनों की तरफ से, वो बताना कौम को हमारा फ़र्ज़ है कि कहाँ से शुरू किया है। जिस वक्त इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक्स गड़े मिले हैं, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक है वो पूरा अपसेट है, जिसमें $19 बिलियन का कर्जा है, $11 बिलियन जो है उसकी डेट सर्विसिंग है, आपकी फिस्कल डेफिसिट है। और मेरी फ्रेंड जो कलीग बैठी हुई है शैला रज़ा साहिबा कह रही है कि इस वक्त पीक पे है इन्फ्लेशन। तो मैं इनको फैक्ट स्ट्रेट कर दूं कि अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ने पीक छुआ है तो वो 2009 का टाइम था जब फूड इन्फ्लेशन 30% पे थी और आपकी ग्रोथ, ये याद रखिएगा, 0.9% ग्रोथ थी। और ये आपको जो आपके स्टैटिस्टिक डिवीजन के फैक्ट्स हैं या स्टेट बैंक के, वो भी आपको यही कोट करेंगे। टोटल 0.9% की ग्रोथ थी 2009 में, और जिसको इतना आज अभी हम लोग 4.2 पे हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत स्लो जा रही हैं। सो ये बातें ना करें। इस वक्त भी जो आई है 10 सालों में, ये
इनके पहले 8 महीने, नून लीग के पीपल्स पार्टी के पहले 8 महीने और पीटीआई की हुकूमत के पहले 8 महीने, जो हुकूमत के ही 8 महीने टोटल, उनको अगर कंपेयर करें तो इन दोनों के बराबर में हमारी लोएस्ट आती है, क्योंकि ये लोग वो फैक्ट्स बताते हैं। मैम अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, ब्रेक पर जाऊंगा। नाजरीन हमारे मेहमान मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मोहतरमा कमल शोजब साहिबा अपनी कुछ गुफ्तगू मुकम्मल करना चाह रही थी। कमल साहिबा, आपके पास तकरीबन 35 ये चले 45 सेकंड्स हैं, कंप्लीट कीजिए तो फिर मैं अगला सवाल दागूं। देखें, जो आज प्रेसिडेंट सेट की है खान साहब ने, मैं समझती हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि देखें हम सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं और कैबिनेट में एमएनएस जो जाते हैं या नॉन इलेक्टेड भी आते हैं, उनको एक मौका दिया जाता है परफॉर्म करने का। अगर उनसे प्राइम मिनिस्टर उनकी परफॉर्मेंस इससे बेहतर चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क का फ़ायदा हो, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का एक हुस्न होता है कि जो आते हैं वो चिपक नहीं जाते हैं, उनको एक इंसेंटिव पहले दिन दिया गया था। हमारी हुकूमत जब आई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन कहा था कि आप लोगों की रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, और मेरे ख्याल में ये जो आज शफलिंग हुई है ये एक बेहतरी की तरफ जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि असद उमर साहब ने कोई गलत काम किया, क्योंकि हम लोग एट दी वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट थे जिस वक्त हमने ये इनहेरिट की है इकॉनमी जो डैमेज थी, लेकिन उन्होंने यहाँ तक भी जो सफ़र तय किया उसमें बहुत मेहनत की है, मगर अभी इस इकॉनमी के बहुत खौफनाक किस्म के कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। मैडम मेरे ख्याल में वो खौफनाक इश्यूज जरा रोक के रखिएगा, मैं डर जाऊंगा, मुझे प्रोग्राम भी कंप्लीट करना है, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैडम शहला साहिबा, ये मुझे बताइए, कप्तान साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन दे रही थी मोहतरमा कमल शोजब साहिबा, कैप्टन को तो अपने तमाम खिलाड़ियों का पता होता है कौन कितना काना है, कौन कितना लूला है, कौन कितना लंगड़ा है, कौन कितना परफेक्शनिस्ट है। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि किसी भी खिलाड़ी को जो मुदस्सर नजर भी ना हो, जो मंसूर अख्तर भी ना हो, उसको वसीम अकरम प्लस का टाइटल दे देने से क्या वो वसीम अकरम प्लस निकलेगा? मैं खान साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, माजी के झरोकों में अगर झांकूं तो मुझे अच्छी तरह याद है खान साहब ने ऑन एयर कहा था कि अगर गधे पर किताबें लाद दी जाएं तो वो प्रोफेसर नहीं बनता। आप ये मुझे बताइए मैडम, अगर साथ में सिंध की परफॉर्मेंस भी पूछ लीजिएगा, वो भी एक सूबा हमारे ही मुल्क का है। जी मैडम, मैं रोज पीपल्स पार्टी की नजर उतारता हूं, आज जो तालीम के साथ वहाँ इस्तेसाल हो रहा है ना, और आप ही का चैनल अभी जो चीटिंग दिखाता है, काइंडली उसके बारे में जरूर बात करें। बिल्कुल मैम, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है वहाँ पे। बिल्कुल पूछूंगा मैडम। जी शैला रज़ा साहिबा। अच्छा देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम ये बात हमेशा करते रहे और पूरे 5 साल में कि IMF के पास जब से गए हैं तो नून लीग ने उस तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया, और नून लीग की इकॉनमी को हम बात करते रहे कि तबाह है, जिसमें किसान का हाल बहुत तबाह था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम समझते हैं कि हमारे किसान और हमारे मुल्क में उगाई जा सकती हैं वो इंपोर्ट की जा रही थी मुशर्रफ की तरह। ये हमारा टॉपिक था और उसमें हमारे साथ बढ़ चढ़ के जो काम करती थी वो PTI करती थी, एक एक फैक्ट्स एंड फिगर लाना। तो जब मैनिफेस्टो बनाया जाता है तो अपोजिशन इतनी अवेयर्ड होती है कि इन सारी खामियों को रख कर सामने बनाती है, और PTI ने ये दावा किया था कि हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है और सेकेंड डे से हम हालात को बदल देंगे, हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं और बिल्कुल हम सब कुछ आके चेंज कर देंगे। तो अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम में अगर जिक्र ना हो तो टेररिज्म भी इस वक्त उरूज पे है। हमें नेशनल एक्शन प्लान हमारा कहाँ पड़ा है, एक ही हफ्ते में 3 वाक़यात हो गए हैं और इकॉनमी हमारी यहाँ है और सूरत हाल सबके सामने है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ यही नहीं हुआ कि इनके ओपनिंग बैट्समैन 0 पे आउट हो गए डक पर, अगर आप देखें तो इनके इत्तलात और नशरियात के मिनिस्टर भी आउट हुए हैं और इनके पास इलेक्टेड में कोई ऐसा नहीं है जिसको ये इत्तलात और नशरियात। समझिए कि
एक आदमी से उसकी नौकरी छीनने की बड़ी शानदार कोशिश की है, क्योंकि ये मेरा अगला सवाल था और मैं आपको इस कोशिश में कतई कामयाब नहीं होने दूंगा। निसार चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये किस किस्म की तब्दीली है? फवाद चौधरी को हटा के फिरदौस आशिक अवान, यानी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, गजब खुदा का। कुछ खुद ही शुरू हो जाइए वरना मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए ये सारे, ये सिर्फ फवाद चौधरी की बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है, पूरी काबीना के बारे में बिल्कुल वो शेर फिट आता है कि ये राज अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। और जब गुल्लू बैठा था शाख पे तो क्या हुआ था? हाल किया देखे जो मईशत का हाल इन्होंने किया है, हर शोबे का जो हाल किया है, अवाम के ऊपर जो गिरानी का एक सुनामी जो है वो एक बिल्कुल वो सुनामी का सामना कर रहे हैं, पूरी कौम सामना कर रही है, और जो अवाम का तो जीना दोबर कर दिया इन लोगों ने, और सिर्फ 8 महीने में। बार बार टीम बदलने से नहीं, असल बात यह है कि टीम की सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, वो चीफ सिलेक्टर हैं, दरअसल उनकी अपनी सिलेक्शन जो है वो गलत है, दैट इज़ अ वेरी बैड सिलेक्शन। तो असल बात यह है, चीफ सेक्रेटरी ही जब गलत है तो टीम की सिलेक्शन क्या वो ठीक करेगा? हर शोबे में जो है जो एक डिटीरियोरेशन है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? ये भी अल्लाह का करम है मैडम, क्योंकि अगर आप ये सुन लेती तो मैं ब्रेक पे नहीं जा सकता था। और निसार चीमा साहब, सब थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस नहीं, गुफ्तगू को किसी मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने की एक सही है, नाकामी सही, मगर कोशिश जरूर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा कमल जोसेफ साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ने देश निकाला दिया था आजम स्वाति साहब को उनके बुलंद इखलाक की वजह से। नवाज शरीफ साहब पर बड़ा तबर्रा करते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, फलाना ठिकाना। ये एक मरतबा फिर उनके रोजगार का बंदोबस्त करने की और एक नया पोर्टफोलियो उनको हैंडओवर करने की क्या जरूरत थी? एक आदमी जब पहले नाकाम हो चुका अपने एक टेस्ट केस में, दोबारा फिर ये सब आजमाइश करने की क्या जरूरत? दूसरी बात, वसीम अकरम प्लस का क्या मुस्तकबिल देखती हैं? आपके ख्याल में उनकी भी गिल्ली डाउन है या कुछ और करिश्मे दिखाएंगे वो? देखिए, जहाँ तक आजम स्वाति साहब का है तो उनकी कारकर्दगी की वजह से वो नहीं गए थे, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उनके वजह से उन्होंने स्टेप डाउन किया था, और वो सारे उन्होंने क्लियर किए अपने एलिगेशंस। उन्होंने अपनी 5-5 साल की स्क्रूटनी करवाई है और एक एक चीज़ क्लियर की है, इसके बाद वो वापस आए हैं कैबिनेट में। तो इसलिए जब वो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, और बिल्कुल उनके हर आपके जो 92 के एक्ट के मुताबिक 1 साल की सिर्फ आपने स्क्रूटनी देनी होती, उन्होंने 5-5 साल का अपना पूरा रिकॉर्ड, और बाहर भी जो उनका बिजनेस है उसका भी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिया है। सो उसके बाद वो वापस आए हैं कैबिनेट में, और इतना ही टाइम उनको दिया था। जिस पे भी कोई एलिगेशंस आए हैं उनको स्टेप डाउन करने का कहा गया है, और खान साहब ने ओपन हमेशा कहा है कि अगर आप अपने आप को क्लियर करते हैं तो फिर आप वापस आएँ। दूसरी बात, जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब की है, उनकी अपनी वो है काम कर रहे हैं वो, मैं उनको बिल्कुल वसीम अकरम नहीं कहती, क्योंकि वसीम अकरम साहब की अपनी एक स्पेशलिटी, उस्मान बुज़दार साहब एक पॉलिटिकल आदमी है और उनके अंदर जो काबिलियत सलाहियत है वो उस पर काम कर रहे हैं। बाकियों को इसलिए तकलीफ है क्योंकि एक स्टीरियोटाइप था, एक सिंड्रोम था मुगलिया हुकूमत का, वो टूटा है। तो अब आम आदमी को पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है, आम आदमी को आम आदमी ही कबूल नहीं करना चाहता, उनको डंडे सोटे वाली सरकार पसंद भी बहुत है, क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेसी यहाँ पे कभी प्रिवेल की आम आदमी को पहले गुफ्तगू तो समझ में आया। और दूसरा, मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरी रिक्वेस्ट को नहीं सुना। मैं सिर्फ ये अपनी जो हैं कुलीग शैला रजा से कहूँगी कि बाकियों पे आपने बहुत ज़्यादा तनकीद की, सर आंखों पे आपकी तनकीद, लेकिन याद रखें कि जिस सूबे में आप बैठी हैं ये हुकूमत का हिस्सा है, ये हुकूमत है। तो आप लोग हर वक्त ऑपोजिशन ना बना रहा करें, अपनी परफॉर्मेंस बताया करें। 11वां साल है आपका, और अगर आज एजुकेशन का ये हाल है कि 5वीं जमात के इम्तिहान हो, 8वीं के हो, 10वीं के हो, या मैडम मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुका और आपका नुक्ते नजर भी वहां तक पहुंच चुका। मैडम तो हमारे आगे फ्यूचर क्या है? और जो हमारे चीमा साहब है उनको तो अल्लाह मियां मेहरबानी करे, मुझे उनकी आज आवाज नहीं आई इसलिए मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकी। ये बहुत अच्छा हुआ, देखिए वक्त बच गया। इनका टोला तैयार है ना, अच्छा सुनिए, उनके पास हजारों लाखों की जो टीटियां आ रही हैं, उनके जो माशाल्लाह सारे लीडरान जिन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया, खुदा का वास्ता उनसे क्या, उनसे पैसे वापस ले आए और हमें पिटकारना बंद करें। जो बड़े खोद के गए ना, खुदा के लिए वो पैसे वापस ले आए। थोड़ा सा लोगों के लिए कुछ सोच लें। मैं थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त तो दीजिए। नूरुल आरफीन,
ये 40-40 एक सेकंड जो 40-40 साल यहाँ हुकूमतें करते रहे और सारे इदारे तबाह करके गए मैडम हैं। 2 मिनट का वो टाइम था, आपने 3.5 मिनट लिए। अब थोड़ा सा रुक जाइए, अब रुकिए, अब रुक जाइए, अब थोड़ा सा मुझे भी हैरत होने दीजिए। पीपल्स पार्टी से आपने मुझे सवाल करने की दावत दी है, मैं बिल्कुल करूंगा। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये हफीज शेख साहब सुना है कि उनकी लॉटरी निकलने वाली है, इससे पहले मोहतरमा जुबैदा जलाल साहिबा और कुछ और नामे नामी भी हैं जो मुशर्रफ दौर की याद दिलाते हैं हमें कैबिनेट में। आपके ख्याल में इसे इमरान दौर में एक आमिराना याद के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, आमन्ना सदकना कह लिया जाए, या कुछ और मौजूदात नहीं है जिनका ज़रूर अभी हुआ चाहता है? मोहतरमा शैला रजा साहिबा, मुझसे पूछा है। अच्छा देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कमल शोज़ब को आज सिर्फ खाली इल्ज़ामात पे गुजारा नहीं करना चाहिए। ये पुराने इल्ज़ामात हैं पीपल्स पार्टी पे लगे हुए, कोई ऐसी मसला नहीं है, हम फेस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। असल जो मुझे हैरानी है वो इस बात पर है कि क्या इमरान नियाज़ी साहब इतने इंडिपेंडेंटली फ़ैसले करते हैं कि ये जो फिरदौस आशिक़ावान साहिबा का फ़ैसला है ये खिलाड़ियों में बिल्कुल पसंद नहीं की जाती, और बड़ी एक विद इन द PTI बड़ी मुतनाज़ शख्सियत हैं, ये ख़ुद भी नाराज़ थी। अचानक इनके सर पे जो हुमा जाके बैठा है, तो मुझे लगता है कि ये इमरान साहब का भी अपना फैसला नहीं है। दूसरा जो मैं बात करना चाहती हूँ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, गोया के बाकी फैसले उनके हैं। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि ये फैसला मुझे उनका नहीं लगता। दूसरी बात ये है कि जो एजाज शाह साहब हैं, अगर उनका आप 4 दिन पहले का बयान देखें तो वो जमहूरी कदरों के इंतहाई खिलाफ है, लेकिन शायद उनके कान में बता दिया गया था कि आपको ये मिलने वाला है, उन्होंने एक वो फौरन फवाद चौधरी बन गए। तो ये सूरत हाल जो है ना वो पुरानी रहेगी, ये इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। और मेरी बस दुआ ये है कि हमें आप बेशक इंगेज कर दें हमारी क़यादत को अदालत की तरफ, लेकिन हमारी पूरी नज़रें हैं। और जहाँ तक सूबा सिंध की बात है, कभी आए तो सूबा सिंध, कभी थर्ड तो चले मेरे साथ, कभी सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, इस पे तो प्रोग्राम हो सकता है। तो अच्छा थोड़ा सा ब्रेक पर डॉक्टर सर ये मुझे बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब के रोजगार का भी बंदोबस्त नहीं हो पाया है अभी तक, जो खबरें आ रही हैं वो भी बेरोजगार हो गए सुना है। अच्छा दूसरी बात आप मुझे ये बताइए मैडम, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपके ख्याल में अली अमीन साहब के गंडापुर साहब के रुखसत होने से कश्मीर और कश्मीरी कितना यानी रिलीफ महसूस कर रहे होंगे? किधर रुखसत हुए हैं वो? देखें, आपको गलत कश्मीरी क्या पूरा मुल्क जो है इनकी रुखसती के लिए दुआएं कर रहा है। सच्ची बात यह है, जो लिया उठा के और पूरी कौम जो है कानों को हाथ लगा रही है। इन्होंने तो तब्दीली का लफ्ज जो है उसको बदनाम करके रख दिया है। अभी नूरुल आरफीन साहब कमल जिस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, आजम सवाती साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद है, तो अगर हम इस तरह से मिलता जुलता कोई काम करें तो बहुत बड़ा जुर्म है। सिर्फ एक बात नहीं है, सिर्फ आजम सवाती या इससे मिलता जुलता एक मामला नहीं है। हम लोग IMF के पास जाएं तो शर्मनाक है, ये जाए तो काबिल फख्र कारनामा है, हम बाहर से इमदाद लेंगे तो शर्मनाक है, ये लें तो बहुत काबिल फख्र है, खुशखबरी है। बात वही हुई, मैं कमल से और PTI से यही कहूँगा कि तुम्हारी जुल्फ में पहुँची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। बात यह है कि जो अगर वो वही काम हम करें तो बिल्कुल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, और ये खुद करे तो बिल्कुल आपके सवाल का जो आपने नुक्ता उठाया मैं उसका जवाब हासिल करता चलूं मोहतरमा कमल शोज़ब साहिबा से, और मुझे इनकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह सारा टाइम यही ले लेंगी। मैडम ये मुझे बताइएगा, अभी शैला रजा साहिबा ने ये इस तरफ इशारा दिया कि फिरदौस आशिक़ावान साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब की चॉइस नहीं है, ये रावियान रिवायत का भी कहना है, वो सुनी सुनाई बता रहे हैं वल्लाह आलम कि ये जिसने जो लेकर के आया था ये बेसिकली ये नाम वही दे रहा है, और अब ये वही तब्दीली है कि जो बेचारे लाना चाह रहे थे। आप इस ख्याल से किस हद तक इत्तेफाक करती हैं, कुछ कहिए। मैं आपको पूरा 100% बता रही हूँ कि वो इमरान खान साहब की ही चॉइस है, क्योंकि हम सारे जो स्पोक्स पर्सन हमारा मीडिया का एक ग्रुप है उसको वो लीड करती हैं।
सो ये क्या सरैया बंद करें। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि जितनी भी चॉइस है वो इमरान खान साहब की अपनी चॉइस है और वो पूरे अच्छे तरीके से काम भी करेंगी और इंशाअल्लाह ताला परफॉर्म भी करेंगी। और जिनको उनके आने से कोई टेंशन है वो अपनी टेंशन दूर कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो चीमा साहब बोल रहे थे, मुझे फिर नहीं, अब उनकी आज किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन इतना मैं उनको कह दूं कि हमारे जाने की लोग दुआएं नहीं मांग रहे, आपके जो भगौड़े हैं ना लंदन बैठे हुए जाके उनके वापस आने की दुआएं मांग रहे हैं ताकि उनको छिड़क के उनमें से पैसे निकाल सके जो इस मुल्क का कौम का लेके पैसा यहाँ से भागे और वहां जाके अपार्टमेंट्स लेके और बिल्डिंग्स बना के और दुनिया जहान में याशियां करते फेरे। आपका सारे ड्रामे आपका नुक्ता कन्वे हो चुका। शैला रजा साहिबा जल्दी से वाइंड अप कर लीजिए, जल्दी से 30 सेकंड्स। मैं समझती हूँ कि जिस तरह के बात फिरदौस आशिक अवान साहिबा करती हैं, इसी तरह का अंदलीब अब्बास भी करती हैं, बैठ के खासा टाइम ले लेती हैं, नीला पीला हरा पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं, उनको भी मिल सकता था। और अगर ये इत्तला है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स सवाती साहब को मिल रही है तो मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट के साथ बड़ा जुल्म होगा। कोई बिजनेस को समझने वाला पार्लियामेंट के, जिसको काफी तजर्बा हो कि वो रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह को पढ़ता रहा हो, अगर उसको दे तो पार्लियामेंट में Got your point, ma'am. Unfortunately, I'll have to wind up over here. मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों की शो में शिरकत पर इंतहाई मशकूर हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। बशर्ते जिंदगी फी अमानिल्लाह।